गर्मी की छुट्टी और नानी का घर पार्ट 2। कितने दिनों के बाद मिले हैं ना हम तीनों इस तरह से। हाँ, अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो वक्त मिल जाता है, नहीं तो बच्चों का स्कूल, इनके बाबा का ऑफिस और घर के काम, इसी में दिन बीत जाता था। आज चलो थोड़ा वक्त मिल ही गया निकलने का। सही कहा। अरे अरे मैडम, आराम से। अरे भाई इधर देखो, ये कोई मैडम नहीं है, ये तो हमारी ही बहनें हैं। अरे रानी, रागिनी और रिया, तुम तीनों यहाँ। राजीव और संजीव भाई, क्या बात है, आज तो हम पांचों ही मिल गए। कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं खास जगह नहीं, बस ऐसे ही। भैया आ जाओ ना, अब मिल ही गए हैं तो थोड़ी देर हमारे साथ भी वक्त निकाल ही लो, नहीं तो आप तो ईद के चांद हुए रहते हो। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं रहता। अरे हाँ, बस वो ऑफिस का ही काम इतना ज्यादा रहता है कि बस वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा बताओ क्या बात है? राजीव और संजीव भी अपनी बहनों के साथ ही वापस रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ मेरा तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है। कहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाएं। सेम मेरी भी सिचुएशन है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तो अपने पति से पेरिस जाने को बोला था, लेकिन वो बोले कि लड़ाइयां हो रही हैं और आसपास का माहौल जो है सही नहीं है, इसीलिए हम कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। सेम मेरे भी पति ने यही कहा। वो सही कह रहे हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। आजकल का जमाना अच्छा नहीं है। अच्छा भैया, तो कहाँ जाया जाए? अरे एक मिनट, लक्ष्मी का फोन है। हेलो। हाँ लक्ष्मी, बोलो। हेलो राजीव भैया। हाँ बताना भैया की बहन। भैया, आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। लगता है कि अपने गांव का रास्ता भूल गए हैं आप सभी भाई बहन। अब तो गर्मी की छुट्टियां पड़ गई होंगी ना, घर आ जाइए, माँ याद करती हैं आप सभी को। अच्छा नहीं, आ ही जाना, मैं बाकियों को भी कॉल करती हूँ। करने की जरूरत नहीं है बहन, सभी यहीं पर हैं। हम आज एक ही जगह बैठे हुए हैं। क्या सारे बहन भाई एक ही साथ हो? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। दीदी भैया जो भी हो, मेरी बात को सुन लो, इस साल सभी गांव आ जाओ, हम सभी आपको बड़ा याद करते हैं। लक्ष्मी ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। उसकी बात को सुनकर सभी बहन भाई सोच में पड़ गए। राजीव, संजीव, विहान, रिया, रागिनी, रानी और लक्ष्मी सातों बहन भाई थे, जिनमें से लक्ष्मी और विहान की शादी गांव में ही हुई थी और पांचों बाकी के बहन भाई शहर ब्याह कर आ गए थे। उनका परिवार गांव का था और अब गर्मी की छुट्टी में उन्हें उनकी सबसे छोटी बहन गांव बुला रही थी। वैसे गांव भी गए हुए एक अरसा हो गया। वैसे तो मुझे वो गांव की अब याद नहीं आती। वहां पर गंदगी भी बेहिसाब होती है और बहू के आने के बाद तो माँ को अपनी बेटियों का पता भी मालूम नहीं रहा। लेकिन लक्ष्मी के कहने से अब मेरा दिल कर रहा है, चलो गांव चलते हैं। और कोई चारा भी तो नहीं है, अगर हम कहीं और जाने को सोचें तो हिसाब ही नहीं है। तो चलो सभी मिलकर गांव ही चलते हैं, वो भी कल ही। रागिनी की बात को सुनकर सभी बहन भाइयों ने गांव ही जाने का मन बना लिया, जिसके बाद उन्होंने आपस में बात की और वो अगली ही सुबह सभी गांव जाने की तैयारी करने लगे थे। ऐसे ही जैसे अगली सुबह आई, सभी अपने अपने परिवार के साथ गांव जाने को निकल गई। हेलो, हाँ भाभी, निकल गए क्या आप लोग भी? हाँ दीदी, निकल गए हैं। आप कहाँ तक पहुँची हैं? हमें अभी पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। हमें भी। अरे दीदी देखो, हम तो एक ही साथ चल रहे हैं। रानी की बात को सुनकर रागिनी ने हाथ हिलाया और वो दोनों मुस्कुराने लगी। पांचों बहन भाई आगे पीछे ही थे। आधे घंटे के बाद वो सभी गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बूढ़ी माँ, भाई, भाभी और बहन उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। ये हम नानी के घर आ गए, क्या बात है? मेरे बच्चे कितने दिनों के बाद आए हो। माँ जी नमस्ते। जीती रह बेटा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सावित्री, आरती की थाली लेकर आ बेटा, मेरे बच्चे खड़े हुए हैं। विमला अभी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो अपने बच्चों की आरती करने लगी। वहीं अभी वो आरती कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया, जिससे कि रिया घबरा गई। बचाओ। रिया, तू इससे डर रही है? अरे आपको क्यों हंसी आ रही है? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही हंस दी थी। मुझे तेरे बचपन की बात याद आ गई कि तू ऐसे ही डरती थी अपने बचपन में भी। हाँ, आप और कर भी क्या सकती हैं, यही आता है आपको। अरे दीदी, ये आप किस तरह से माँ से बात कर रही हैं? और माँ जी की हरकत तुम्हें नजर नहीं आ रही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हटो, मुझे अंदर आने दो, बहुत हो गया ये केथरी जी वाला ड्रामा। आप किसी फिल्म की हीरोइन की माँ नहीं है, समझ आया, जो ये आरती वारती का नाटक कर रही हैं। अरे बेटा, लेकिन मैं वो बस।
हाँ सही तो कहा दीदी ने, यहाँ हम लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और आप हो कि ये नाटक करने में लगी हो। दीदी ये तो हमारे गांव का रिवाज है ना, आप भूल कैसे गई? 4 दिन की शहर की जिंदगी आपको इतनी ज्यादा रास आ गई है। तू चुप रहे लक्ष्मी। चलो चलो तुम बेकार में बहस नहीं करो, अंदर आ जाओ। विमला का छोटा सा घर था जिसमें घर में एक कमरा था। सभी नीचे जमीन पर ही बैठ गए और अरे विहान, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। आ जाओ बच्चों, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हवा कर देती हूँ। क्यों माँ, अभी भी आपकी कंजूसी नहीं गई? ये सर के ऊपर का पंखा क्या मुंह देखने के लिए है? दीदी गांव में बिजली हिसाब से आती है, अभी बिजली नहीं आ रही है इसीलिए पंखा नहीं चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम लोगों को हाथ से हवा कर दूंगी। आप जिस तरह से हवा करेंगी वैसे तो एक मक्खी भी नहीं उड़ेगी। संजीव जी, अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या? लाइए माँ जी, मैं हवा कर दूंगी। ठीक है बहू। लक्ष्मी, अपनी बहन और भाइयों के लिए पानी तो लेकर आ जा। रानी, रागिनी और रिया दामाद जी को भी लेकर आ जाती ना। वो कह तो रहे थे लेकिन मैंने ही मना कर दिया, और अपने फैसले पर मुझे गर्व है। जब आप हमारा ही ख्याल ढंग से नहीं रख पा रही हैं तो दामादों को तो आप वैसे ही निराश कर देंगी। अच्छा ही है कि वो नहीं आए। ये लो शहरी औरतों, पानी पियो। लक्ष्मी ने अपनी बहन भाइयों की बातें सुनी थी और वो समझ गई थी कि उनके ऊपर शहर की हवा इतनी लग चुकी है कि अब उन्हें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगी। वहीं विमला को दुख हो रहा था। लक्ष्मी का लाया हुआ पानी सभी ने उठाया और रिया पानी मुंह से लगाते ही बोली, ये कितना खराब और खारा पानी है, सारा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। यहाँ कोई ठंडा और साफ पानी नहीं मिलेगा। दीदी, शहर जाकर के अकल भी आपने बेच दी थी। गांव में लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होती है। ये तू मुझसे किस तरह से बात कर रही है? जैसे करनी चाहिए। दोनों बहनों में ऐसे ही बहस सी हो गई, लेकिन विमला ने उन्हें चुप करा दिया। लक्ष्मी, तेरे अंदर अकल नहीं है? अपने बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? बेटा तू इसकी बात का बुरा नहीं मानना। अच्छा तुम सभी बैठो, सफर करके आकर तुम थक गए होगे ना, खाना खा लो। माँ, कहीं से भी आने जाने के बाद ना सबसे पहले हाथ मुंह को धोया जाता है। पहले बताओ कि हाथ मुंह कहाँ पर धोना है, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। घर के बाहर जो पर्दा लगा हुआ है ना, वहाँ टंकी है, तुम सभी वहाँ पर हाथ मुंह धो लो। तब तक सावित्री बहू तू जाके खाना गर्म कर दे। विमला अपने बच्चों को बाहर ले आई, जहां आने के बाद उसने उन सभी को हाथ मुंह धोने की जगह दिखा दी। सबसे पहले राजीव ने टंकी को चलाया और ये जगह फ्रेश होने की है, देखने से तो लग रहा है कि इसमें दम ही घुट जाएगा। भैया धोना शुरू करो ना, हमें भी मुंह हाथ धोना है। बहन, यहाँ टंकी में पानी नहीं आ रहा है। अरे नहीं मेरी अकल पर पत्थर बेटा, वो बिजली नहीं है ना, पानी खत्म हो गया है। लो, अब इस मनहूस जगह पर पानी ही नहीं है। मैं तो यहाँ आकर ही पछता रही हूँ। इस जगह में छुट्टियां मनाने को आई थी या परेशानी उठाने को? बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करो, आओ यहाँ, तुम अपने हाथ मुंह धो सकते हो, ये नल है। विमला अपने बच्चों को हैंडपंप पर ले गई, जहां पर माँ, बढ़ती उम्र के साथ साथ नशा करना शुरू कर दिया है क्या? आपको लगता है कि हम हैंडपंप पर अपने हाथ मुंह साफ करेंगे? हाँ तो क्यों नहीं कर सकते? गांव में तो सभी ऐसे ही रहते हैं, और जब तक गांव आकर खुद ही गांव वाली ना बन जाओ तब तक तो बेकार है। ऐसा क्या बहू? ज्यादा बहू की बात से खुश नहीं हुई है, समझ आया? ओह गॉड। विमला अपनी शहरी बहू सावित्री की बात से खुशी हुई थी कि तभी रानी ने उसे फिर से निराश कर दिया। बेचारी मजबूर माँ को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो एक बाल्टी उठाकर लाई और बोली, जाओ तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं अभी एक को हैंडपंप से बाल्टी भरकर दे दूंगी, तुम नल के पास ही बैठकर हाथ मुंह धो लेना। अरे माँ जी, आप नल चलाएंगी? हाँ तो क्या हो गया बहू, मैं गांव की नारी हूँ, चलो अब तुम जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेचारी विमला ने बस अपने बच्चों की खातिर हैंडपंप चला चलाकर उनके लिए बाल्टी में पानी निकाला और उसने अपने एक एक बच्चे को बाल्टी उठाकर पानी दिया। बूढ़ी माँ की ये मेहनत और खातिरदारी शहरी औलादों को कुछ भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे ही उसने सभी का हाथ मुंह धुलाया, जिसके बाद सावित्री ने, जो कि विहान की पत्नी थी, सभी के लिए खाना लगाया हुआ था। सभी अंदर आकर खाना खाने को बैठ गए थे। खाने में गांव के ही शुद्ध पकवान, लहसुन मिर्च की सिलबट्टे से पिसी हुई चटनी थी और साथ ही घी वाली रोटी और मक्के की रोटी, सरसों का साग और दाल चावल बने हुए थे। चलिए अब आप सब खाना शुरू कीजिए। पता है, आज बड़े दिनों के बाद खास आप लोगों के लिए मेरी माँ ने खुद खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। हाँ, वो मुझे लगा था कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैं उन सभी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊं। खाओ बच्चों।
विमला ने बड़े ही दिल से ये खाना बनाया था, लेकिन ये क्या माँ, सालों बाद घर में आए हुए बेटी और बेटों को आप ये चटनी और रोटी खाने को दे रही हो, बहुत ही गलत बात है। बेटा क्या हुआ, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? हम अपनी माँ से और एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगा था भैया कि हमारी माँ अपने बच्चों के लिए पैसे बचाएंगी और फिर हमारे लिए शाही पनीर बनाएंगी? ऐसा बस हम बाकी घरों में देख सकते हैं, यहाँ हमें मिल जाए ये नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें शाही पनीर खाना है ना, मैं बना दूंगी, शाम को ही बना दूंगी। मैंने तो ये खाना इसलिए बनाया क्योंकि ये सब बस गांव में ही मिलता है। वाह, मक्के की रोटी और सरसों का साग, एक अरसा हो गया था ये कॉम्बो तो खाए हुए। माँ जी, ये तो बड़ा ही लजीज लग रहा है। हाँ भाभी, आप तो तारीफ करेंगी अगर आपको सड़ी हुई कोई चीज भी खिला दी ना, ये बोलकर कि गांव की है, तो आप खा लेंगी, है ना? दीदी क्या हो गया है? अगर भाभी को अच्छा लग रहा है तो खाने दीजिए, आपको क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है? विहान जी, आपकी बहनें अपनी माँ के पास आई हैं या माँ को दुखी करने? क्या पता, जब से आई है ऐसे ही बातें कर रही है। चलो चलो, बस खत्म करो ये सब बातें, और मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने ही अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया, लेकिन मैं शाम को बना दूंगी बेटा। नानी, अरे मेरा राजू आ गया, आजा बेटा खाना खा ले। वाह, ना हाथ धुलवाना है ना ही कुछ और, बस आते ही उसको खाना खाने को बोल रही हो। अरे हाँ, बच्चे कहाँ ध्यान देते हैं। मेरा बेटा छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि हाथ नहीं धोएगा तो मर जाएगा। लक्ष्मी, तेरी बहन ने क्या गलत कहा? सही तो बोल रही है, इसके हाथ धुलवा, उसके बाद खाना बना देना। अब तो हमारी सीख भी बुरी ही लगेगी। बस मैंने तो खा लिया खाना, कुछ खास नहीं है, उठा लो इसको भाभी। तीनों बेटियां और बेटे अपनी माँ के घर आकर जरा भी विमला को खुशी नहीं दिखा पा रहे थे। बस विमला की शहरी बहुएं ही खुश थीं, लेकिन ऐसी बातों के बीच में वो भी उदास हो जा रही थी। ऐसे ही थोड़ी सी देर हुई और सभी खाने के बाद शाम के वक्त अपने फोन में मगन थे कि तभी रानी को अपनी बेटी का ध्यान आया। ये पिंकी कहाँ है? बहुत देर से इसकी तो कोई खबर ही नहीं है। सावित्री भाभी, पिंकी को कहीं देखा है? हाँ, वो कुछ देर पहले ही सो गई थी, फिर उठकर वो माँ जी के साथ बाहर चली गई। देख लो, यहीं कहीं ही होगी। बाहर चली गई? लेकिन कहाँ कहाँ है ये पिंकी? अरे ये क्या, पिंकी ये तो क्या कर रही है? रानी पिंकी को बाहर देखकर चौंक गई। पिंकी अपनी नानी और मासी के बेटे राजू के साथ गांव की मुर्गियों को दाना डाल रही थी। पिंकी बेटा, वहाँ से आ जाओ, ये मुर्गियाँ बड़ी ही खतरनाक होती हैं, अगर चोच मार दी तो। नहीं माँ, मैं नहीं आ रही, नानी भी तो है यहाँ। ये मुर्गियाँ बड़ी ही प्यारी हैं, देखो मैं तो इसको हाथ भी लगा रही हूँ। पिंकी ने ऐसे बोलकर मुर्गी को हाथ लगा दिया, जो कि रानी से झेला नहीं गया और वो गुस्से में उसके पास आ गई। रानी के आने से सभी मुर्गियां भाग गईं और अरे नहीं माँ, आप ऐसे क्यों आई? वो मुर्गियाँ डरकर आपसे दूर चली गई। अच्छा हुआ जो चली गई। पिंकी, मेरा दिल तो कर रहा है कि तेरे कान के नीचे एक जोर से लगाऊं तुझे, जो तेरे दिमाग को अकल आए। इस तरह से इन गंदे जानवरों के पास नहीं आते हैं। नहीं बेटा, मुर्गियां गंदी नहीं होती हैं, वो तो हमारे कितना काम आती हैं। बस माँ, मैं आपसे तो पूछ ही नहीं रही हूँ। जिस औरत ने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी हो, उसको क्या पता होगा कि सफाई और सेहत किस चीज का नाम है। और तू पिंकी, घर चला और हाथ धोना, समझ आया? हमारी माँ के अंदर तो अकल ही नहीं है। विमला, तू सच में पागल है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं। चलो हम घर के अंदर चलते हैं। रानी डांट कर अपनी बेटी को घर के अंदर ले गई, जहां उसने उसके हाथों को धुलवाया। और क्या है रानी, क्यों गुस्सा कर रही है? हमारी माँ है ना, समझदार बच्चों को मुर्गियों में अड़ा रही थी। उनमें कितने जर्म्स होते हैं और हमारी माता को कोई चिंता ही नहीं है। ओह गॉड, माँ के अंदर भी अकल नहीं है। ओह दीदी, आप तो मुर्गी से ऐसे घिन कर रही हैं जैसे कि आप अंडे नहीं खाती, और KFC में जाकर चिकन की लेग पीस भी आप ही तोड़ती हैं, पता भी है। सावित्री की बात को सुनकर दोनों बहनें कुछ नहीं बोल पाईं। वहीं दूसरी तरफ विमला अपनी बेटी की बात से बस कुछ देर को नाराज रही, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गई। ऐसी ही रात हो गई। गांव में आज सभी शहर वालों की पहली रात थी और खाना खाने के बाद जल्दी से ही गांव की बहू सावित्री ने बिस्तर लगा दिया। दीदी भाभी आ जाइए। आजा पिंकी बेटा, हम दोनों फोन चलाएंगे। जी मामा जी।
सावित्री भाभी, हम बस जमीन पर ऐसे ही सो जाएंगे? ऐसे तो हमारी कमर में ही दर्द हो जाएगा ना। नहीं दीदी, जमीन पर तो सोना और बहुत ज्यादा फायदे का होता है, कुछ नहीं होगा। और लेट जाओ बच्चों, सुबह को फिर जल्दी उठना है। विमला के बोलने पर सभी लेट गए। अभी वो सब लेटे ही थे कि तभी लाइट चली गई और छत पर चलता हुआ पंखा चलते चलते रुक गया। अरे नहीं, बिजली चली गई। इस घर में कोई आराम है भी कि नहीं है? सारा दिन मजदूरी करते रहे और अब सोने की बारी आई तो लाइट ही चली गई। ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? ये तो हमारे गांव की खासियत है, बचपन में ही लेटते ही लाइट ऐसे ही चली जाती थी। अब ये बिजली चली गई है ना, तो अब ये आसानी से नहीं आएगी। चलो ना माँ, छत पर चलते हैं। भाभी, दीदी, सभी छत पर आ जाइए। इस वक्त छत से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। हाँ चलो चलते हैं सब। छत? अब ये दिन आ गए कि छत पर सोना पड़े। कोई प्राइवेसी नाम की चीज भी है कि नहीं? अजी, गाँव में तो लोग ऐसे ही सो जाते, आपको ही क्यों प्राइवेसी की उखड़ रही है? भाभी, गाँव आकर कुछ हो गया क्या? एक तो चलो प्राइवेसी की भी छोड़ो, लेकिन ऐसे छत पर खुले में सोने से पता भी है कि मच्छर काटेंगे। अरे हाँ, अरे बेटा, छत पर हम लोगों की मच्छरदानी लगी रहती है, किसी मच्छर का डर ही नहीं है। चलो तुम आओ तो सही, अच्छी नींद आ जाएगी। विमला ऐसे ही बोलकर छत पर विहान सावित्री के साथ चली गई। बाकी शहरी लोग नीचे ही थे। चलिए जी, ऊपर ही चलते हैं ना, यहाँ तो बेहिसाब गर्मी लग रही है और मच्छर भी है, ऐसे तो यहाँ नींद ही नहीं आएगी। हाँ चलते हैं, आपको नहीं जाना है तो हम जा रहे हैं। भाभी चुपचाप लेटी रहिए, आपको हो क्या गया है? अभी बिजली आ जाएगी, उसके बाद हम आराम से सो जाएंगे। बहुओं ने राधिका और सावित्री की बात को नहीं माना। कुछ देर उन्होंने ऐसे ही लाइट के आने की राह देखी, लेकिन गांव में एक बार बिजली के जाने के बाद उसका आना आसान नहीं होता था। काफी देर के बाद भी बिजली नहीं आई, जिसके बाद मजबूरी में सभी नीचे से ऊपर ही आ गए। ऊपर आते ही मध्यम मध्यम सी हवा लगना शुरू हो गई। देखा ना आप लोगों ने, यहाँ कितना ज्यादा सुकून है। अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो अभी तक तो हम लोग सो भी चुके होते। हाँ, यहाँ हवा तो सच में चल ही रही है। चलो, इस मच्छरदानी में जगह तो है, हम सभी इसी में चलते हैं। रिया, रागिनी और रानी के साथ साथ सावित्री, राधिका, राजीव और संजीव भी उसी नेट के अंदर लेट गए, जिसके बाद उन सभी को नींद भी आ गई। वहीं दूसरी तरफ विमला जाग रही थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराने लगी। मैं जानती थी कि ये थक कर ऊपर ही आएंगे, इसीलिए मैंने इस नेट को बड़ा करके लगवाया था। चलो, अब जब मेरे बच्चे आ गए हैं तो मैं भी सुकून से सो सकती हूँ। विमला, जो सवेरे की पहली किरण फूटने से पहले जाग जाया करती थी, शाम होते ही सो जाती थी। आज अपने बच्चों के लिए वो आधी रात तक जाग रही थी, लेकिन उस माँ की ममता को वहां समझने वाला कोई नहीं था। ऐसी सुबह हो गई और सुबह होते ही विमला उठ गई। छत पर सोने की वजह से सभी की आंख जल्दी ही खुल गई थी और आज तो मैं बड़ी ही जल्दी उठ गई। देखो तो जरा, ये उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। सही कहा आपने। सभी जागकर नजारा देख रहे थे, लेकिन विमला वहां नहीं थी। कुछ ही देर के बाद जब बेटियां छत से नीचे आईं तो उन्होंने देखा कि विमला गाय का दूध निकाल रही है। आज तो मैं अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिलाऊंगी। शहर में तो पता नहीं कि थैलियों में क्या क्या भर कर बेचते हैं, लेकिन गांव में उनकी माँ उन्हें शुद्ध दूध ही पिलाएगी। माँ, क्या कर रही हो? मैं? बेटा तुम उठ गए, मैं तो दूध काढ़ रही हूँ। सीरियसली? किसके लिए? तुम्हारे लिए ही बेटा, और किसके लिए? माँ, एक पल के लिए दिल खुश होता है, लेकिन दूसरे ही पल आप उसको गुस्सा करने पर मजबूर क्यों कर देती हैं? क्यों, क्या बात है? क्या हो गया दीदी, कुछ बात है क्या? अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि हम गलत हैं या आप लोग अंधे हैं। ये गाय के नीचे बैठकर हमारी माँ दूध काढ़ रही है और कहती है कि हम लोगों को इस दूध का नाश्ता कराएंगी। जरा इस बाल्टी को देखो, कितनी गंदी है, जिसमें दूध निकल रहा है, और ये जगह देख कर ही घिन आ रही है। बेटा, इसमें घिन करने जैसा तो कुछ नहीं है। आपको तो यही लगता है? अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत किया जो तुम लोगों को शुद्ध दूध पिलवाने का सोचा। मैं नाश्ते में कुछ और बना दूंगी, ठीक है? विमला बेचारी जितने मन से बैठी थी वो ऐसे ही उठ गई और नाश्ते में उसके किसी भी बच्चे ने ना तो दूध पिया, ना ही चाय पी, और ना ही उस दूध की लस्सी वगैरह बनाकर पी। बेचारी विमला ने सभी को पराठे के साथ नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर वो घर के काम में ही लग गई। कोई भी बेटी अपनी माँ की घर के काम में मदद नहीं कर रही थी। सावित्री, मुझे तो माँ जी को देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। बताओ, ऐसी माएं भी रहती हैं जो अपने बच्चों के लिए जान देती हो, लेकिन बच्चों को उनकी कोई चिंता ही नहीं हो। माँ जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी ननद तीनों ही माँ जी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। बहुएं विमला को समझ रही थी, लेकिन उसकी अपनी औलादें उसको समझने को तैयार नहीं थी।
ऐसी कुछ देर का वक्त और गुजरा और अभी दोपहर का वक्त था। सभी घर में ही थे कि तभी एक रेडी वाला आया। बढ़िया साड़ी ले लो, आदमियों को लगाने वाली खुशबू ले लो। अरे भाई साहब, कैसे दिए हो ये सब? विमला जी, ये सारी साड़ियाँ 300 रुपए के रेट में हैं और एक से एक दमदार खुशबू जिन्हें शाहरुख और सलमान भी लगाते ही हैं, वो आपको मिलेंगे बस 200 रुपए में। अच्छा तो एक काम करो, मुझे 7 साड़ियाँ और 3 खुशबू दे दो, वही वाली जो शाहरुख और सलमान लगाते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए। अरे वाह, आज तो मेरी बच्चियाँ खुश हो जाएंगी अपनी माँ से। हरे बच्चे आए हुए हैं क्या शहर से? चलिए अच्छा है। विमला की बात को सुनकर रमेश भी मुस्कुरा दिया, जिसके बाद विमला साड़ियां और परफ्यूम लेकर अंदर चली आई और उसने खुशी खुशी अपने बच्चों को जाकर वो तोहफे दे दिए। माँ ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए ली है अभी अभी, कैसी लग रही है ये साड़ियाँ? माँ कितनी बार कहा है हमने आप कि आप अपना दिमाग नहीं चलाया कीजिए। ये क्या हुआ बेटा, अच्छी नहीं लगी है क्या? ये तो देखिए आप, इसका कपड़ा देख रही हैं कितना बेकार है, कोई काम वाली बाई भी ना पहने। क्यों दीदी, क्या खराबी है इस कपड़े में? बताइए, सब कुछ तो ठीक ही है। अगर सब ठीक है तो आप ही पहन लेना भाभी, मेरी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप ही पहन लेना। ये लो। दीदी, माँ ने अपने पैसे खर्च किए हैं और आप ऐसे बोल रही हैं। माँ, ये कैसी खुशबू ले आई हो आप? ऐसा लग रहा है कि जैसे मच्छरों से बचने का तेल लगा लिया हो। माँ, आपने क्या कसम खा लिया है कि जब तक बच्चे आपके यहाँ रहेंगे कोई काम आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमें खुशी मिले? भैया, आप ये माँ से किस तरह से बात कर रहे हैं? जब से आप शहर से आए हैं मेरी माँ को बस ताने ही दिए जा रहे हैं। लक्ष्मी, घर आए तुझे देर नहीं हुई और तूने लड़ाई करना शुरू कर दिया। माँ बस तू नहीं बोल। विमला बेचारी खुद ही सारे दुख ले लेती थी और कभी अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलने देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब विमला के बच्चों को शहर से गांव आए हुए 1 हफ्ता होने को आया था। आज विमला अपने बच्चों को गांव के बाजार लेकर आई हुई थी। देखो, ये लगता है हमारे गांव में बाजार कैसा है, बकवास। अच्छा कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ठेले से कुछ खिलाकर लाती हूँ। माँ, गांव की कोई भी चीज सफाई से नहीं बनी हुई होती है, हमें नहीं खानी है। अच्छा चलो नहीं खाओ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आओ मैं तुम लोगों को बाजार ऐसे ही घुमा देती हूँ। विमला की बात को सुनकर उसके सभी बच्चे उसके पीछे पीछे बाजार ही घूमने लगे। गांव का बाजार बड़ा ही छोटा सा था, छोटे छोटे वहां स्टॉल्स लगे हुए थे और ऐसे में ही हल्की हल्की लाइटों में बाजार चल रहा था। विमला ने काफी चाहा लेकिन उसके बच्चों ने ना ही वहां से कुछ खरीदा और ना ही कुछ खाया। ऐसी कुछ देर वो और वहां रहे और जिसके बाद विमला सभी को ले आई। और बेटा, थकान तो नहीं हो रही है ना? हम बस अपने घर को पहुंचने ही वाले हैं। माँ, बहुत पाँव दर्द कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टैक्सी या कोई और गाड़ी नहीं चलती है क्या? इस गांव में ऐसा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत और। विमला के साथ उसके बच्चे चलकर घर तक तो आ गए थे लेकिन रागिनी इसमें बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अरे नहीं, मेरे पाँव बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहे हैं। हमारी माँ को भी पता नहीं क्या ही मजा आता है, इतनी बेकार सी जगह लेकर चली गई हम सभी को थकाने के लिए। इतना दर्द क्यों होने लगा यार? रागिनी लेटी हुई थी कि सभी उसके पास ही थे सिवाय विमला के। तू रो नहीं यार, ये अभी सही हो जाएगा। ये माँ कहाँ है? अपनी बेटी को तड़पते हुए छोड़कर अब खुद का अंदर आने का मुंह नहीं होगा उनका। रागिनी को देखकर रानी ऐसे ही बोल रही थी कि तभी विमला हाथ में गरम तेल लेकर वहां आती है। तभी हट जाओ मेरी बच्ची के पास से। रागिनी, तू अपने पाँव दिखा, मैं इन पर खट्टा तेल लगा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगवाना, जाइए आप यहाँ से। बेटा, ये तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तू ऐसे नहीं बोल। मैं इधर लगाऊंगी और तुझे आराम हो जाएगा। ला पाँव दिखा। मुझे आज भी याद है जब तू छोटी सी थी तो सभी तो आराम से खेल लेते थे, लेकिन तू ऐसे ही थक जाया करती थी। तब भी मैं तेरे पैर में ये तेल लगाती थी और फिर तू महीने भर दर्द नहीं बताती थी। आज भी अपने हाथों से तेरे पाँव की मालिश कर देती हूँ। विमला ने अपनी गोद में रागिनी की टांगे रख ली और उसने उसके अपने हाथों से तेल लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेल लगवाते हुए रागिनी की आंखें बंद हो गईं और वो सुकून के मारे सो गई। बच्चे अपनी माँ को तेल लगाते देख रहे थे। बिल्कुल बचपन में भी माँ इसी तरह से तेल लगाती थी जब भी हमें कहीं दर्द होता था, और आज भी माँ ऐसे ही तेल लगा रही हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। वैसे माँ उतनी भी बुरी नहीं है। रिया और रानी की तरह ही सभी का दिल आज की घटना से नरम हो गया था। विमला ने अपनी बेटी को तेल से मालिश की, जिसके बाद वो भी सोने के लिए लेट गई। ऐसी ही अगली सुबह जब विमला ने नाश्ता बनाया तो उसने गाय का दूध काट कर लस्सी बना दी और अपने बच्चों को पिला दी। पहले तो सभी ने वो काफी मजे से पी।
दीदी लस्सी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है ना? हाँ अच्छी है। वैसे ये दूध तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसी से लस्सी में जान आ रही है। ये एकदम गाय का शुद्ध दूध है दीदी, घर का ही काढ़ा हुआ। क्या? माँ ने उस गंदी सी बाल्टी में दूध को काट दिया? नहीं बेटा, मैंने उस बाल्टी को धो लिया था, वो गंदी नहीं थी। माँ बस मैं आपसे अब क्या ही कहूँ, ये लो आप ही रख लो और इस लस्सी को आप ही पी लेना। सारे दिमाग की और मूड की आपने तो दही बना दी है माँ। अरे लेकिन बेटा तुम्हें तो ये अच्छी लग रही थी ना, इसको पी लो। आप ही पियो। विमला को फिर से उसके बच्चों ने दुखी कर दिया था। बेचारी वो आज फिर से उदास हो गई। ऐसे ही शाम तक विमला ने अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन वो किसी भी तरह खुश नहीं हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो गई और थकी हारी विमला कुछ देर को लेटी ही थी कि तभी बाहर से संजीव आया, जो कि बुखार में तप रहा था। अरे संजीव, मेरे बच्चे, क्या हो गया है? अरे नहीं, तुझे तो बहुत ही तेज बुखार हो रहा है। अरे नहीं संजीव जी, संजीव जी, क्या हुआ? भैया की तबीयत खराब होगी क्या? मैं तो जानती ही थी किसी ना किसी को तो ऐसा होगा ही, जब हमारी माँ ऐसे गंदी संदी चीजें हमें खिलाएगी और पिलाएंगी। माँ आपको तो बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हो रहा है जी, अब मैं क्या करूँ? बहू तू हट, अपने बच्चे का बुखार तो मैं देखती हूँ। विमला ने संजीव को लेटाया, उसके बाद उसने उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहू इसके हाथ पैरों की मालिश करना, अगर बुखार सर को चढ़ गया तो दिक्कत बन जाएगी, तब तक मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। विमला ऐसे बोलकर बाहर आ गई, जहाँ उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उनका उसने अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाया। 70 साल की माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी। उसने काढ़ा संजीव को पिलाया, जिसके बाद से संजीव का बुखार हल्का होना शुरू हो गया। इसका बुखार हल्का होता जा रहा है, लेकिन हमें ठंडी पट्टी को रखना नहीं छोड़ना है। दोपहर से आधी रात हो गई। बाकी बच्चे भी अपनी माँ की ऐसी फिक्र देख रहे थे और आधी रात को जब संजीव का बुखार पूरी तरह से उतर गया, तब विमला सोने को लेटी, लेकिन वो इस बीच बहुत ही ज्यादा थक गई थी। बेचारी थकी हारी माँ की जब सुबह को आंख खुली तो उसे तेज बुखार था। अरे नहीं, माँ जी को तो बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हो रहा है। माँ को बुखार? लेकिन क्यों? माँ को बुखार नहीं हो सकता है क्या? जो माँ पूरा दिन बिना रुके आपकी सेवा करती हैं, जिस माँ ने अपने उस बेटे के लिए आधी रात निकाल दी, जिसको उनकी जरा भी परवाह नहीं है, जो बच्चे अपनी माँ का किया हुआ सब कुछ भूल चुके हैं, उनके लिए करते करते हमारी माँ बीमार हो गई। नहीं विहान, मेरे बच्चों से कुछ मत कह, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये मेरे बच्चे हैं विहान, इन्हें कुछ नहीं बोल। नहीं माँ, बोलने दो। आपका बेटा सही कह रहा है, मुझे पता नहीं क्या ही हो गया था माँ, लेकिन कल के बाद मेरी आंखें खुल गईं। अब मुझे समझ में आ गया कि बदलाव हमारे अंदर है और एक बहुत ही ज्यादा बुरा बदलाव है, आप लोगों के अंदर नहीं है। और हमारी माँ तो हमसे उतना ही प्यार करती है जैसे कि पहले करती थी। बुरे हम हैं माँ, हमें माफ कर दो। संजीव ने सही कहा माँ, हम बहुत ही बुरे हैं। हमारी माँ हमारी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ गई और हम बच्चों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि हम कितना गलत कर रहे थे। ऐसे ही माफी मांगकर सभी बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। विमला अपने बच्चों के बुरे बर्ताव से बीमार हुई थी। वो उनकी बात को सुनकर खुश हो गई और कुछ ही देर के बाद उसका बुखार भी उतर गया। कल के दिन उसके बच्चे वहां से जाने वाले थे। उनके लिए विमला ने अपने हाथों से अचार बनाया, चिप्स बनाए और ऐसे ही जाने का दिन भी आ गया। विमला ने अपने बच्चों को घर जाते हुए चिप्स दिए, अचार दिया, जिसके बाद मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ, अलविदा। अब से मैं हर साल अपनी माँ के घर आया करूंगी, ये मेरा वादा है। विमला अपने बच्चों से लिपटी, जिसके बाद सभी शहर आने को निकल गई। जाते जाते विमला का दिल भी खुश हो गया था और विमला दूसरी गर्मी की छुट्टियों की राह देखने लगी।